नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद से सड़क तक और मुंबई से दिल्ली तक आज बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हंगामा होता रहा। इस हंगामे में मोदी और बीजेपी की सत्ता के लिए मुसीबत काफी बढ़ गई है। आपको बता दूं कि आज एक तरफ संसद में कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना चाहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, एलओपी हैं, और उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी की क्लास ले ली। वहीं जंतर मंतर पर छात्र संगठनों के आंदोलन में राहुल गांधी साथ देने के लिए पहुंच गए और उन्होंने वहां से बीजेपी और आरएसएस दोनों को ललकारा। इधर मुंबई में कल से कुणाल कामरा के कार्यक्रम के बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया और उसमें बीजेपी ने साथ दिया, तो इसमें भी उसकी सरकार फंस गई है, क्योंकि अब कांग्रेस, उद्धव शिवसेना गुट जो है वो, और शरद पवार की एनसीपी ही नहीं बल्कि अजित पवार भी इस मसले पर फडणवीस और शिंदे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पहले से खींचतान के चल रही महायुति की जो सरकार है उसके लिए बड़ी मुसीबत इस बार एकनाथ शिंदे के कारण खड़ी हो गई है। देश में इतनी सारी हलचल हो रही है दोस्तों, देश में इतनी सारी हलचल मची हुई है, और इसमें मोदी आखिर कहां है? लोकतंत्र और संविधान के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर गुंडागर्दी की जा रही है, उस पर उनका क्या कहना है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। मोदी केवल इस जुगाड़ में लगे हुए हैं या लगे हैं कि कैसे बीजेपी और देश को अपनी मनमानी से चलाएं। खबर है कि मोदी जल्द ही नागपुर जाने वाले हैं। 30 तारीख को मोदी नागपुर जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात होगी मोहन भागवत से, जिसके बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का हो सकता है उसकी घोषणा हो जाए, यानी नाम तय हो जाए। वैसे आज जेपी नड्डा और मोदी की बैठक हुई है, जिससे बीजेपी में भी हलचल मची हुई है। खैर, बीजेपी की हलचल को कितना बढ़ाना है और कब शांत करना है ये मोदी और अमित शाह जाने, लेकिन देश में जो बवाल मचा हुआ है उस पर सरकार नहीं बोल रही तो विपक्ष उसकी जमकर खबर ले रहा है। आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने किस तरह बीजेपी और आरएसएस की पोल खोली है, आइए जरा उसको सुन लेते हैं। जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी और छात्रों के संघर्ष, इन सब का जायजा ही नहीं लिया बल्कि अपनी बात भी रखी। एक छोटा सा उनका भाषण था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और वहां से वो ललकार रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार को। सुनिए जरा राहुल गांधी को। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है, और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए, और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है।
मत कीजिए। ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए, और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पर थोड़ी फर्क हो सकती है। वहीं संसद में अभी आप सुन रहे थे, इधर सड़क पे जंतर मंतर पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, छात्रों का आंदोलन, उसमें अपनी बात रख रहे थे। वहीं संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संविधान और भारत जोड़ने की कांग्रेस की मुहिम का जिक्र कर बीजेपी को जमकर फटकार लगाई है। जरा सुन लीजिए संसद के अंदर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के मुद्दे उठाने वाले, हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और तो सुन रहे थे आप, यहां हो हंगामा, बिल्कुल शोरगुल, और उसके बीच अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर महाराष्ट्र में कुणाल कामरा, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, कुणाल कामरा पर जो बवाल शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने खड़ा किया है, उस पर आदित्य ठाकरे ने जरूरी सवाल उठा दिया और एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस पर सब पर हमला किया है। आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, आइए जरा सुन लीजिए उनको भी। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में भी बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये कुणाल कामरा का मामला दोस्तों और खासकर काफी गर्म है उधर महाराष्ट्र में और उसमें मुंबई में उसमें भी। और इधर इसी मसले पे उद्धव ठाकरे, इधर अभी आप आदित्य ठाकरे को सुन रहे थे, उद्धव ठाकरे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी सीधा हमला बोला है एकनाथ शिंदे पे, क्या कुछ कहा है और कुणाल कामरा का उन्होंने समर्थन किया है। सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आप जानते हैं उद्धव ठाकरे, उन्हीं के बेटे आदित्य ठाकरे, ये भी इस वक्त विधायक हैं। लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना, ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। सुपारी देने की बात, वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। सुपारी की बात कही है। कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे
आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा. लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं. ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है. जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता. गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा. हालांकि दोस्तों, इस विवाद में बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी यह भी है कि अजित पवार ने एक बार फिर उसके स्टैंड से अलग अपनी बात की है, अपनी बात रखी है. अजित पवार ने इस तरह कानून हाथ में लेने को गलत बताया है. आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुसलमानों के साथ किए जा रहे भेदभाव और अनर्गल टिप्पणियों का भी अजित पवार ने विरोध किया था और अब इस मसले का भी कर रहे हैं. महाराष्ट्र में जूनियर पवार यानी अजित पवार बार बार संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए में खुश नहीं है या एनडीए के साथ रहकर अच्छा नहीं हो रहा है उनके लिए. और कल की घटना ने जाहिर कर दिया है कि शिंदे अब भी सीएम की कुर्सी न मिलने पर अपनी नाराजगी तरह तरह से जाहिर कर रहे हैं. उधर बिहार में भी कांग्रेस ने नौकरी देने को लेकर जो मोर्चा खोला है उसमें नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं और तेजस्वी यादव ने तो पहले ही उनकी मजबूत घेराबंदी कर रखी है. तो मुंबई से दिल्ली तक और संसद से सड़क तक चल रहे हंगामे में क्या मोदी अपनी मनमर्जी से देश चला पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं. जरा उन सबको स्क्रीन पर ले आइए, आगे बढ़ेंगे. कुणाल कामरा का मसला आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे. राहुल गांधी की बात हम करेंगे जरूर, क्योंकि राहुल गांधी आज जंतर मंतर पर छात्रों के बीच पहुंचकर जो संदेश देना चाहते थे, जो मैसेज देना चाहते थे, जो पैगाम देना चाहते थे, वो कितनी दूर तक वो मैसेज, उनका पैगाम पहुंचा है वो भी समझेंगे. और समझेंगे कि उधर संसद के अंदर क्या चल रहा था. हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं. अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं. आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है. स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी. आगे बढ़ें. शकील जी आपके पास आऊंगा. और संसद के अंदर जो कुछ चल रहा था, कर्नाटक में 4% आरक्षण की बात क्या कही कांग्रेस पार्टी ने, वो वादा था कांग्रेस का, उसको निभाया, पूरा किया. यहां आग लग गई बीजेपी के अंदर, उस पर बवाल मचा दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे. लेकिन कुणाल कामरा, जिक्र बहुत हो रहा है. कुणाल कामरा ने आखिर कहा क्या है जो हम दिखा रहे हैं? आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरा उसकी एक बानगी, एक छोटा सा नमूना. कुणाल कामरा और उस पर क्यों एकनाथ शिंदे परेशान हो गए, उनके समर्थक परेशान हो गए, तोड़फोड़ कर डाली, एफआईआर दर्ज करवा दिया. जरा सुन लीजिए कुणाल कामरा को. वहां से आते हैं. थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय. थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय. एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए. मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए. थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय. मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए. जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए. मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए. तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे. थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय. सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी. परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया. क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल. तो सुन रहे थे आप यहाँ पर कुणाल कामरा. खैर, स्टैंडिंग कॉमेडियंस इसी ढंग से अपनी बातें रखते हैं और लोग इसका बुरा भी नहीं मानते. लेकिन यहाँ पर परेशानी खुद मोल ले ली है कहें तो कुणाल कामरा ने. और थाने से लेकर रिक्शा और दाढ़ी, चश्मा, ये सारी चीज़ें कहकर इन्होंने सीधे सीधे इनवाइट कर लिया एकनाथ शिंदे, उनके समर्थकों को. चलिए उधर महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में जो चल रहा है, थाने में जो कुछ चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे. लेकिन पहले दिल्ली चलते हैं. और दिल्ली में आज 2 घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट. सड़क पे बिल्कुल संसद से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी जंतर मंतर की.
700-800 मीटर की दूरी होगी। और वहां पर राहुल गांधी गरज रहे थे और संसद के अंदर राज्यसभा में गरज रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी ने सोचा था कि आज घेर लेंगे, बिल्कुल संविधान के नाम पर भी घेरेंगे। जिस संविधान के नाम पर शकील जी बीजेपी घिरती रही 240 पर आ गई और कहा यह जा रहा है कि अगर फेयर चुनाव हो जाता तो फिर वो 240 नहीं 140 सीटें होती, सरकार पर काबिज नहीं हो पाती बीजेपी। लेकिन अपने ही फंदे में फंसी हुई नजर आ रही। क्या कुछ था, आपने आंखों देखी, वहां आपने सब कुछ देखा है, जरा आपसे समझूं शकील जी। देखिए, आज कांग्रेस ने बहुत साफ शब्दों में कहा और ये वहां पे संसद में सब कह रहे हैं कि अब सरकार जो है संसद चलाना नहीं चाहती। प्रियंका गांधी ने ये बात कही, जयराम रमेश ने ये बात कही। जिस तरह से एक नॉन इशू को इशू बनाकर किरण रिजिजू बोले और कर्नाटक का मामला लाए जो पूरी तरह झूठा है, गलत है, और उसको लेके उन्होंने संसद जो है, राज्यसभा तो दिन भर के लिए हो ही गई, लोकसभा भी 2 बार स्थगित हुई। ये जो 4% की बात है, ये 4% मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हमने लिखा भी है, बोला भी है, लेकिन बीजेपी यही चला रही है कि मुसलमानों के लिए, ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। और ये रिजर्वेशन कोई नौकरी में या किसमें नहीं है। ये चीज दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में भी लाए थे अपने दलित एजेंडे के तहत कि जो सरकारी ठेके हैं उनमें जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें काम नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें कुछ थोड़ा सा एक एडवांटेज दिया जाए। और वही काम कर्नाटक सरकार ने किया है और वो भी है, उसकी लिमिट है कि 1 करोड़ 2 करोड़ तक के, 1 करोड़ था शायद, उसको 2 करोड़ बढ़ा के किया है, इतने तक ही, बड़े ठेकों में कहीं नहीं है ये। इसमें जो है इन जो कमजोर वर्ग माना जाता है इन्हें रिजर्वेशन दे दिए जाए। इनको 4% जो है, अगर आप 100 रुपए के ठेके देते हो 1 करोड़ तक के, तो 4 रुपए के ठेके इनको भी दे दो। लेकिन नड्डा ने पूरी तरह गलत बोला कि कांग्रेस ने संविधान बदलने की बात कही। कांग्रेस के जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं शिव कुमार, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। नड्डा बहुत सीनियर आदमी है, उनको इस तरह की गलत बयानी नहीं करना चाहिए थी। और फिर खड़गे जी ने बहुत जबरदस्त हमला किया राज्यसभा में और उसके बाद उन्होंने संसद जो है दिन भर के लिए स्थगित कर दी। खड़गे जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि संविधान की बात हम नहीं करते बदलने की, ये आप लोग करते हो ये बात, हम तो संविधान के रक्षक हैं। और देखिए, संविधान का मुद्दा जो है राहुल ने देश के केंद्र में ला दिया। अब हर जगह से जो भी बात आएगी वो संविधान पे होगी, और संविधान पे जितनी चर्चा होगी उतना मोदी जी के लिए नुकसान होगा। राहुल ने आज बहुत अच्छी बात कही, युवा स्टूडेंट बहुत प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मूल मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। मैं लोकसभा में भी इस पे बोलना चाहता था, कुंभ के ऊपर भी, वो सही बात थी कि आप बोल रहे हो प्रधानमंत्री जी, ठीक बात है, मैं भी समर्थन करता हूं आपका, कुंभ बड़ा अच्छा हुआ, आस्था का विषय वगैरह वगैरह, लेकिन जो इतना युवा आ रहा है उसके रोजगार पे तो आप बात कर लो। और देखिए, आज हमने दिल में लिखा है इसके ऊपर, फिर बता दें, शायद हमारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा। आज अचानक केंद्र सरकार ने जो है एक अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना पुरानी है, आज सामने आई, वो 3 दिन पुरानी है, वो सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए। कोई मांग नहीं थी इसकी, कहीं से कोई आवाज नहीं थी। 1 लाख रुपए सांसद को वेतन मिलता था, उसको 1,24,000 कर दिया। और कब से किया? 1 अप्रैल 2023 से। 2 साल का एरियर भी मिलेगा। जो 2,000 रुपए पर डे कॉन्स्टेंसी का अलाउंस मिलता था उसको कितना कर दिया? वो 2,500 रुपए कर दिया। ऑफिस के खर्चे बढ़ा दिए, स्टेशनरी के खर्चे बढ़ा दिए, कॉन्स्टेंसी अलाउंस बढ़ा दिया। ये जो हाँ जी हाँ, ये देखिए पूरा का पूरा इसमें है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या बढ़ाया। अगर इसको बड़ा करके बता सके तो बता दीजिएगा। तो इसमें सारा का सारा है कि ये जो है बढ़ा दिए उन्होंने। 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे रह रहे हैं।
देश के कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, जो आय है, वो रुकी हुई है, उसको कहते हैं स्थिर है, वो बढ़ नहीं रही है। बेरोजगारी का आलम है, छोटा व्यापारी परेशान है। और इसका आधार क्या बताया सरकार ने, मोदी सरकार ने? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई किसके लिए बढ़ रही है? केवल सांसदों के लिए। महंगाई गरीब के लिए नहीं बढ़ रही जो 5 किलो अनाज पे रह रहा है, उसके पास एक पैसा नहीं है, सिर्फ 5 किलो अनाज आप देते हो और कहते हो काम चला लो 5 किलो अनाज से। केंद्र के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी, इनकी हालत खराब है। प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनकी हालत और ज्यादा खराब है। 12,000, 13,000, 15,000 रुपए में लड़के लड़कियां अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। उनको मल्टीपर्पज वर्कर कहते हैं, सारे काम उनसे कराए जाते हैं और वो नौकरी सरकार नहीं दे रही, वो ठेकेदार दे रहा है। ऐसे आलम में सरकार ने सांसदों के वेतन, भत्ते, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, स्टेशनरी के खर्चे से सब लिखा हुआ है पूरा। इसको एक बार और आप दिखा देंगे, सब लोग पढ़ लेंगे। ये बढ़ा दिए उन्होंने। तो आज जो है कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त हमला किया और ये बात स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि कर्नाटक में जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो दलित के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए, और ओनली 4% और 1 करोड़ और 2 करोड़ तक के ठेके में है वो, इससे ऊपर वाले में नहीं है। और ये चीज आज लागू नहीं हुई है, ये कई राज्यों ने करी है। और हमने बताया दिग्विजय सिंह ने आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले इसको मध्य प्रदेश में लागू किया था इसको उन्होंने। और इसकी मांग हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़ों की तरफ से उठती रही है कि हमें जो है काम धंधे में कुछ थोड़ा सा समर्थन की जरूरत पड़ती है। जो लोग जमे हुए हैं वो हमें देते नहीं हैं। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी एक छोटी सी बात हम महाराष्ट्र की जरूर कर दें, कुणाल कामरा के ऊपर। हिम्मत का काम है राजीव जी, और पूरी पॉलिटिकल बात है। उन्होंने कोई भी नॉन पॉलिटिकल बात नहीं की है कुणाल कामरा ने। और जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि गद्दार को गद्दार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, कुणाल कामरा ने यही कहा है। देखिए ये जो है एकनाथ शिंदे अपने आप को जितना बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के बीच और चुनाव जीत भी जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव पे हमेशा सवाल उठते रहेंगे। तो ये जो है महाराष्ट्र की जनता जो है शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे को ही उत्तराधिकारी मानती है, बाल ठाकरे का और शिवसेना पार्टी का। वो एकनाथ शिंदे कभी बन नहीं सकते, वो असली पार्टी कभी बन नहीं सकते। और उसने यही कहा है कि आप गद्दार हो। तो ये जो बात है, अब इसके ऊपर ये हंगामा करेंगे, दंगा करेंगे, ये करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन जो बात कुणाल कामरा को कहना थी वो बात चली गई है और बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है। बीजेपी वाले खुद हंस रहे थे। क्या एकनाथ शिंदे समझते हैं कि बीजेपी वाले उन्हें दिल से पसंद करते हैं? बीजेपी वाले भी यही व्यंग करते हैं, वो भी यही कर रहे हैं। अजीत पवार की पार्टी वाले भी यही व्यंग कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। एक बात है साहब, अब क्या कहें, हम तो बोल नहीं सकते शब्द को, मैं ठीक है चलिए जी। तो आज का दिन जो है जी बिल्कुल सही बात है। ये जो आज है पूरे दिन ये सारी बातें होती रही हैं कि कुणाल कामरा तो आज संसद में छाया ही रहा। सब लोग उसकी चर्चा कर रहे थे और अपने अपने मोबाइल में एक दूसरे को ये वीडियो दिखा रहे थे और बोल रहे थे। और ये कांग्रेस के नहीं, सारी पार्टियों के सांसद जो हैं। तो ये जो है आज का दिन इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि राहुल ने आज संघ के ऊपर शिक्षा व्यवस्था पे बहुत सही सवाल उठाए कि सारे कुलपति विश्वविद्यालयों में संघ के हो गए हैं जी। और अगर इन्होंने शिक्षा खत्म कर दी, उन्होंने स्टूडेंट से कहा, छात्रों से कहा, छात्र संगठन के सारे थे उसमें, जितने भी छात्र संगठन हैं इसमें इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए प्रगतिशील विचारधारा के छात्रों की पढ़ाई लिखाई के, इन्होंने जेएनयू खत्म किया, इन्होंने दूसरे सारे शिक्षण संस्थान खत्म किए। बीएचयू जिसकी ये बात करते हैं, बीएचयू में एक लड़की के साथ जितना बुरा हुआ, वो लोग कौन निकले, किस पार्टी के निकले? सारे के सारे। मध्य प्रदेश में तो एक कुलपति को इन्होंने हमला कर दिया था, उसके ऊपर उसको बंद कर दिया अभी कॉलेज के एक महिला टीचर को। तो ये सारा का सारा जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि पीछे से इनको संरक्षण है। और राहुल यही बात कहते हैं कि देखिए शिक्षा को खत्म कर दिया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा।
जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं आप। एक बार फिर राहुल गांधी का यह भाषण बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आऊं उससे पहले जरा इसको एक बार रिपीट करते हैं, क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी और क्यों यहां से परेशानी बढ़ जाती है। जब भी राहुल गांधी मुंह खोलते हैं परेशानी बढ़ जाती है बीजेपी की। हालांकि आज 3 जगह सुनवाई थी राहुल गांधी के ऊपर, जो अलग अलग मामले केसेस दर्ज किए जाते हैं उसमें 3 जगह सुनवाई थी और उसमें से 2 तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, एक इलाहाबाद में, एक हाथरस में, ये उत्तर प्रदेश में ही उसकी सुनवाई थी। राहुल गांधी इधर थे और राहुल गांधी गरज रहे थे। सुनिए जरा राहुल गांधी को। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम RSS है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर RSS नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर RSS के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी RSS का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और RSS को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़ाना। इसके लिए हम सब एक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को सीधा, देखिए एक साथ 2 हमला। एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी क्यों घिर रही है, क्योंकि वो RSS के पास उसकी चाबी है और उसी हिसाब से वो चल रही है। ये साफ साफ यहां कह रहे हैं। क्या कहेंगे यहां पे, और खासकर शिक्षा इंस्टीट्यूशंस की बात, जिसमें साफ साफ ये भी कि जितने भी कुलपति आए, जितने भी VC हैं, वाइस चांसलर्स हैं, ये सब RSS के बनाए हुए हैं। RSS के जरिए ये सब कुछ हो रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा, ये सारी बातें करने की हैं, लेकिन इन सब की बात न करके नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, सब कुछ यहां एक छोटे से भाषण में रखते हुए राहुल गांधी क्या कहेंगे। राजीव जी, हमारे मिथकों में जो राक्षस नाम का चरित्र होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके प्राण उसकी नाभि में होते हैं। कई नीति कथाओं में, कई मिथकों में इस तरह का उदाहरण मिलता है। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा बदल कर कहें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्राण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो बीजेपी की नाभि है, वो सत्ता की असली चाबी है, जिसमें आपने चाबी कहा। राहुल गांधी उसी का संधान करने पर उतारू है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो पहले उसका जो वैचारिक आधार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसा आज कहा इन विद्यार्थियों के बीच में कि देश भर में कुलपति लोग RSS की तरफ से एक तरह से नॉमिनेट होकर आ रहे हैं, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा के जितने संस्थान हैं, सब पर धीरे धीरे RSS ने कब्जा कर लिया है।
यही वजह है कि राज्यपालों के पास जो कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार है वो तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों ने छीन लिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हायर एजुकेशन पर, उच्च शिक्षा पर संघ से प्रेरित लोग, संघ दक्ष लोग कुलपति होंगे तो वे किस तरह विश्वविद्यालयों का और महाविद्यालयों का संचालन करेंगे, ये अब छुपा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी बिल्कुल ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए मुकदमेबाजी चलती रहती है, जैसा कि आज आपने बताया, आज 3 जगह उनकी तारीख लगी हुई थी। उनकी तो भारत की नागरिकता खत्म करने पर उतारू है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। संसद की सदस्यता तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आज की तारीख में अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह इनका कब्जा हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, तो जैसा राहुल गांधी अब तक तमाम और बातें कहते रहे और जो आशंकाएं जताते रहे, जिन्हें हम भविष्यवाणियां भी कह सकते हैं, जैसे उनकी तमाम भविष्यवाणियां अब तक सही साबित हुई हैं, वैसे इस भविष्यवाणी में भी कोई गुंजाइश नहीं है कि यह गलत साबित हो। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। आज हम 2-3 विषयों पर बात कर रहे हैं। कुणाल कामरा, स्टैंड अप कॉमेडियन, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, बिल्कुल ठीक आदित्य ठाकरे ने कहा। क्या कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर मैं नीति कथा पर लौटता हूं। एक राजा के दरबार में एक मूर्ख दरबारी था, वो बहुत करीब था राजा के। एक बार राजा की नाक पर मक्खी बैठ गई। राजा बार बार हटाने की कोशिश कर रहे थे, मक्खी फिर आकर बैठ जाती थी। उस दरबारी ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने की कोशिश में राजा की नाक काट दी। यही इस वक्त शिवसेना ने किया है। एकनाथ शिंदे के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। वो जो इनहैबिटेड क्लब था जहां रिकॉर्डिंग हुई थी शो की, वहां कुणाल कामरा तो थे नहीं। उस तोड़फोड़ के जरिए, इस आंदोलन के जरिए, धमकियों के जरिए एक तरह से शिवसेना ने इति सिद्धम कर दिया कि कुणाल कामरा जिसे गद्दार कह रहे हैं वो दरअसल में एकनाथ शिंदे ही है। अब देश को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो भ्रम था ये शिवसेना ने खुद दूर कर दिया जी, अपने हाथों से अपनी नाक काट ली है जी। लेकिन ये बड़ा खतरा है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपकी आवाज एक्चुअली थोड़ी दूर से आ रही है। हमारे तमाम साथी लिख भी रहे हैं कि आवाज ठीक कीजिए। बहुत एक्चुअली मैं कोशिश, असल में मेरा आज वो ईयरफोन नहीं है तो मैं ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ जी, कोशिश करता हूँ इसको जी जी। अब तक आप डॉक्टर साहब को ले लीजिए। हाँ जी, आता हूँ, थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे थे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास भी आना चाहता हूँ। राहुल गांधी से लेकर उधर कुणाल कामरा तक और उधर कर्नाटक से लेकर दिल्ली राज्यसभा और लोकसभा तक देखिए हंगामा बरपा हुआ है और उसमें चारों तरफ से देखिए घिर कौन रहा है, सत्ता पक्ष। चाहे उधर एकनाथ शिंदे हों, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, छात्रों की बात हो, राहुल गांधी घेर रहे हैं। कर्नाटक की बात आती है और उसमें भी झूठ परोसने की कोशिश तो वहां पर घिर रही है। संविधान का नाम, जरा आपसे राहुल से लेकर संविधान तक आपके जरिए समझना चाहता हूं कि संविधान का जिक्र करके बीजेपी क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार लेती है? जी, पहली बात तो यह है कि शिव सैनिकों का बहुत आभार माना जाना चाहिए कि उन्होंने कुणाल कामरा की शूटिंग जिस स्टूडियो में हुई थी वहां पे, उस स्टूडियो में, उस होटल में तोड़फोड़ की। वरना कुणाल कामरा ने क्या कहा था लोगों को पता ही नहीं चलता। अगर कुणाल कामरा का विरोध नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कुणाल कामरा ने क्या पैरोडी बनाई और इस देश के करोड़ों लोग उस पैरोडी का मजा लेने से चूक जाते। तो शिव सैनिकों का बहुत बहुत आभार मानना चाहिए, कांग्रेस को भी और पूरे प्रतिपक्ष को, कि बहुत बुद्धिमत्ता से उन्होंने बीजेपी की भी कब्र खोदी और अपनी पार्टी की कब्र भी खोदी। आज राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सेना पर टिप्पणी से जुड़े केस में भी उनकी पेशी थी। और राहुल गांधी ने जो मुख्य बात की वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर
और यूजीसी के नए ड्राफ्ट पर उन्होंने बोला। दरअसल ये बात बीजेपी और आरएसएस के लोग किस तरह शिक्षा संस्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये उनकी दशकों पुरानी मंशा है। सबसे पहले उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल किया और अब वे चाहते हैं कि शिक्षा संस्थानों पर उनका कब्जा हो, और वो कब्जा हो चुका है। अभी हमारे साथी कुलपतियों का चयन बगैर आरएसएस की मंजूरी के नहीं होता। अरे साहब, कुलपति क्या, विश्वविद्यालय में एक प्यून की नियुक्ति भी आरएसएस की मंजूरी के बिना नहीं होती आजकल। कौन सा क्लर्क भर्ती होगा, कौन सा प्यून भर्ती होगा, इतना तगड़ा नियंत्रण आरएसएस ने कर रखा है। दरअसल आरएसएस ने एक समिति अपनी बना रखी शिक्षा के नाम पर, कि वो शिक्षा का काम देखती है संघ का। वो शिक्षा का काम देखने का मतलब ये कि वो समिति जिस कुलपति के नाम पर ओके कर दे, उस व्यक्ति का ही, वो व्यक्ति ही कुलपति बन सकता है, चाहे उसमें प्रतिभा हो, ज्यादा प्रतिभा हो, कम प्रतिभा हो, प्रतिबद्धता हो, ये सब बातें एक तरफ हो गई। लेकिन ये बीजेपी का एक बहुत पुराना एजेंडा है जिस पर बीजेपी चल रही है, और इसी पर उसका एकमात्र एजेंडा फिलहाल यही है। बीजेपी के सामने मुश्किल ये कि संविधान के मुद्दे पे घिर गई है, आरक्षण के मुद्दे पे भी यही हाल है। कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी जितना बोल रही है, संविधान की जो बात कर रही है, वो सारी की सारी बातें बीजेपी के को एक्सपोज करती हुई हैं। लोगों को लगता है कि अरे बीजेपी तो ये कर रही तो अब ये बातें कर रही। फिर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को छिपाने के जो मुद्दे लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं बीजेपी उससे भी अभी तक डरी हुई है। सेबी के नियम बदलने से, भ्रष्टाचार बढ़ने से, लोकपाल बिल को कमजोर करने से, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के संसद में झूठ बोलने के आरोप लगाने के तमाम आरोप, ये सारे मामले वो हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत की जड़ बने हुए हैं। अंबेडकर जी के बारे में जो बयान केंद्रीय मंत्री ने दिया था, वो परेशानी की जड़ अभी तक है ही। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे बीजेपी को खाए जा रहे हैं कि बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है, और विपक्षी एकता बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही है। और जिस तरह परेशानियों में बीजेपी जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र की अस्थिरता, सहयोगी दलों के साथ तनाव, दिल्ली में आपकी टक्कर, हरियाणा में किसानों का संतोष, तमिलनाडु में सीमित प्रभाव बीजेपी का, पश्चिम बंगाल में हिंसा और टीएमसी का दबदबा, और पार्टी की अपनी अंदरूनी कलह और अनुशासनहीनता के मुद्दे ऐसे हैं जिससे बीजेपी पहले ही त्रस्त है। यानी एक तो घर में त्रस्त है, ऊपर से कुणाल कामरा जैसे लोग आ जाते हैं जो स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जो तंज कसते हैं, और दिल तो पागल है का गाना बना के शिंदे जी पर जो व्यंग कर देते हैं। भाई, उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन अभी उस स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले एक व्यक्ति का बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है जो कहता है कि इन्होंने तो किसी के घर में जाकर किसी का अपमान करना बहुत बुरा है। अरे भाई, कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने तो शिंदे जी तक नहीं कहा, उन्होंने तो न किसी का नाम लिया, केवल एक गाने की पैरोडी की। तो एक पैरोडी से सरकार इतनी हिलती है, एक पैरोडी से एक संगठन इतना बेचैन होता है, तो ये बात बड़ी अटपटी लगती कि भाई सब लोगों को आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी उन्होंने कहा, लेकिन मुश्किल यह है कि करें तो क्या करें। अब खार के न्यू यूनिकॉन्टिनेंटल होटल और हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जिस तरह की तोड़फोड़ हुई और हमले हुए, जहां पे शो रिकॉर्ड किया गया था, वहां पे कुर्सियां तोड़ी गई और स्टूडियो के सामान को नुकसान पहुंचा गया, वो कोई अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा नहीं मानते ये शिव सैनिक। आश्चर्य है, शिंदे की पार्टी के लोग जो आजादी पर हमला था, सशरीर हमला था, भौतिक हमला था, उसको तो देखने को तैयार नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने शिंदे जी के बारे में अपमानजनक बातें कही थी। तो ये सारी बातें और मुश्किलें खड़ी कर रही है बीजेपी के लिए और बीजेपी से जुड़े संगठनों के लिए। और विवाद, जब संजय राउत ने और आदित्य ठाकरे ने कामरा का समर्थन कर दिया और राउत ने वीडियो शेयर किया इसका और कुणाल का कमाल बताया, तो इससे बीजेपी और सहयोगी दलों को और मिर्ची लगी। उन्होंने ये भी कहा कि 100% सच बात कही कामरा ने, और शिंदे गुट अब कह रहा है कि राजनीतिक साजिश है,
और ये सब बातें हैं। तो शिवसैनिकों का तांडव जो हुआ वो इसलिए कि वो मानते हैं कि पैरोडी उनके नेता पर गहरा तंज है, लेकिन मुश्किल ये कि इससे उस तंज को आम लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद मिली। अगर ये हमला नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं था कि कुणाल कामरा किसके बारे में कह रहे हैं या पैरोडी बना रहे हैं, या महाराष्ट्र के बाहर उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अब तो उन्होंने कुणाल कामरा को अमर कर दिया है। ऐसे बीजेपी के सहयोगी दल हैं और ऐसे ही बीजेपी के नेता। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि ग्रोक का क्या करेंगे ये लोग। जब कुणाल कामरा तो ठीक है, लेकिन ये जो एलन मस्क का ग्रोक है जो बड़ी बदमाशियां कर रहा है इन दिनों, उससे सवाल पूछिए तो बिल्कुल वैसे उस ढंग से जवाब देता है जैसे बहुत सारी बातें जो बीजेपी को, उनके समर्थकों को पसंद ना आए, दबा के रखने की जो जुगत में बीजेपी थी, वो अब यहाँ खोलकर ग्रोक बता देता है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि ग्रोक का आखिर क्या करेगी बीजेपी। ग्रोक के बारे में उसका घर पता, अता पता अगर खोजने की ज़रूरत हो तो सीधे एलन मस्क दिखाई देंगे। क्या वहाँ तक पहुँचेगी बीजेपी तोड़ फोड़ करने के लिए? एकनाथ शिंदे की जो सेना है वो उसके लोग पहुंचेंगे क्या, ये सोचना होगा। खैर, हमारे साथ जुड़ गए हैं उधर धनंजय जी भी। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। देखिए, आप हालांकि मुंबई में नहीं हैं, आप उधर पटना में हैं और मुंबई में हंगामा मचा हुआ है। आएंगे आपके पास। और ग्रोक का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ग्रोक भी थोड़ा बदमाशियां कर रहा है, वैसी ही बदमाशियां जैसे कुणाल कामरा कर रहे हैं। लेकिन कुणाल कामरा को तो आप तो उनको न तोड़ फोड़ पाए तो उनके ऊपर FIR करवा दिया, आप जहां रिकॉर्डिंग हुई वहां तोड़वा दिया। लेकिन ग्रोक का क्या होगा? एलन मस्क के दफ्तर में जाएंगे क्या? अमलेंदु जी, आपसे समझना चाहता हूं कि इधर संसद से लेकर सड़क तक जो हंगामा मचा हुआ है उस पर आपकी टिप्पणी। राजीव जी, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है तो आज तो पूरा दिन हंगामों के ही नाम रहा, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र और संसद में ही हंगामा नहीं है, हंगामा राजीव जी बिहार में भी मचा हुआ है। सब हंगामा ही हंगामा एक तरीके से हो रहा है। लेकिन आज के हंगामे के बीच राजीव जी एक बात साफ तौर पर समझ में ये आई कि शायद 70 सालों में बीजेपी की ऐसी पहली सरकारें हैं जिनके मुख्यमंत्री खुद जो है खड़े होकर जो है कानून हाथ में लेने की बात करते हैं और खुद ही न्यायाधीश भी बन जाते हैं। और आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, ये मांग की है देवेंद्र फडणवीस ने। तो अब देवेंद्र फडणवीस जी की मांग अगर ये है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़कर ये भी कह देना चाहिए था कि कुणाल कामरा के दफ्तर में जो तोड़फोड़ हुई है या जहां उनका स्टूडियो था वहां तोड़फोड़ हुई या जहां कार्यक्रम था वहां तोड़फोड़ हुई, वो भी जायज है। तो ये भी इनको कह देना चाहिए था। दूसरा राजीव जी, आज सुप्रीम कोर्ट से 2 बातें आई और एक तो ये आया कि महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई कि आपने जो बुलडोजर चलाया वो आपने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका आपने उल्लंघन किया, उसकी अवमानना की है, ये फटकार लगाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने के तुरंत बाद फहीम खां के नाम के घर पे जो है नागपुर में बुलडोजर चल गया। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है दूसरे मामले में था उसको भी बलाए ताक जो था वो सरकार ने रख दिया, ये सामने आया। दूसरा, जस्टिस उज्जवल भुइयां जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि ये जो बुलडोजर एक्शन है, ये बुलडोजर एक्शन जो है कि वो केवल लोगों के ऊपर या किसी घर के ऊपर नहीं है, ये संविधान के ऊपर बुलडोजर चलता है। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां का एक टिप्पणी आई। तो राजीव जी, समझा जा सकता है कि ये किस तरीके से संविधान के ऊपर बुलडोजर चला रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी है। अब इसी संविधान को लेकर बहुत परेशानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। अब उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है संविधान बदलना चाहती है। अरे भाई, सरकार में आप हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री हैं, आधे से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, मतलब लगभग 2/3 राज्यों में आपकी सरकार है, तो कांग्रेस संविधान कहां से बदल देगी? तो ये तो मतलब हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस संविधान बदल। तो इसका मतलब क्या मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये मान चुके हैं कि कांग्रेस आ रही है सत्ता में और मोदी जी अब जा रहे हैं तो रोका जाए अब कांग्रेस को न आके संविधान बदल लेगी? तो ये तो राजीव जी यही मालूम पड़ता है कि ये कहना चाहते हैं। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस जोरदार शब्दों में राज्यसभा में कहा राजीव जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने के बाद तुरंत सभापति महोदय जो थे उठकर चल दिए, तो ये भी समझ में आया कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जबरदस्त तरीके से घेरा और इस पर जो डीके शिव कुमार है जिनके बयान को लेकर हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेपी नड्डा मेरे वक्तव्य को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, प्रिविलेज दूंगा मैं उनके खिलाफ, क्योंकि मैंने जो कहा है मैं एक सीनियर लीडर हूं और नड्डा से ज्यादा सीनियर हूं। यह उनका कहना है कि मैं गंभीर पॉलिटिशियन हूं और नड्डा से ज्यादा सीनियर हूं, तो मैंने जो कहा है वो संविधान के दायरे में कहा है और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं। तो ये यानी एक तरीके से उन्होंने यही बता दिया कि नड्डा एंड कंपनी जो है वो बहुत जूनियर है और उन्हें ना संविधान की समझ है और ना कानून की कोई समझ है और बहुत जूनियर लोग हैं। तो राजीव जी आज और लेकिन सदन में जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जो है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको सदन सुचारू रूप से चलवाना है, उसको विपक्ष के साथ मेल मिलाप करके चलना है कि सदन चले, वही संसदीय कार्य मंत्री सबसे ज्यादा आज उछलते हुए नजर आए। तो ये समझ में आया कि सरकार वाकई जो है वो चलाना नहीं चाहती है सदन को। ये बात साफ तौर पर समझ में आई। प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही, शशि थरूर ने भी बाहर निकल के कही। उधर राजीव जी बिहार में जो चल रहा है वहां भी काफी दिलचस्प चीजें, धनंजय जी आज वही है, धनंजय जी भी उस पर प्रकाश डालेंगे। कल लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कीजिए आप लोग, यानी एकदम स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। किसी तरीके का कोई गफलत जो है वो कहीं पैदा नहीं होने पाए कि अब चाचा जो इधर आ जाएंगे, चाचा उधर चले जाएंगे, चाचा जहां जाए वहां जाए, लेकिन अगर काम करना है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए करना है, ये साफ तौर पर समझ में आ गया। दूसरा, कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, तो वहां से भी जो संदेश गया राजीव जी, और आज राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों के कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने भी साफ संकेत दे दिया कि रोजगार जो है एक बड़ा मसला है और इस पर पूरी लड़ाई केंद्रित रहेगी। तो सबसे पहले चुनावी चूंकि बिहार में होना है तो वहां भी रोजगार एक बड़ी लड़ाई का मुद्दा होगा, ये समझ में आ गया, और केंद्र में भी रोजगार एक बड़ी लड़ाई का मुद्दा होगा। तो संसद से सड़क तक और महाराष्ट्र से बिहार तक और बिहार से दिल्ली तक आज पूरा दिन जो है इसी तरीके से हंगामों संघर्ष हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जरा आपको भी सुनाना चाहता हूं, पहले शायद जो साथी बाद में जुड़े हों उनके लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आज संसद में जब कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू की बीजेपी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उसके बाद कैसे बाकी भाग खड़े हुए, वो भी खैर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन स्थिति वही थी, हालात वैसे ही बने वहाँ। और हमारे साथी शकील अख्तर जी तो वहाँ मौजूद थे, तो वो और भी अच्छी तरह से देखकर अपनी बात रख भी रहे थे। और सुनिए ज़रा मल्लिकार्जुन खड़गे को, हंगामा हो रहा है लेकिन अपनी बात रख रहे हैं और बहुत पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, सुन लीजिए ज़रा। मैं यही कहूँगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं, देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के मुद्दे उठाने वाले, हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और भारत देश के संविधान को बचाने वाले लोग हम लोग हैं और आप तोड़ने वाले लोग हैं। यहाँ ये संविधान से लेकर तमाम बातें और बाहर सड़क पे जो चल रहा था वो आप लोगों ने देखा। ये एक छोटा जल्दी से चाहूँगा धनंजय जी आपके पास, क्योंकि आप पटना में हैं, पटना में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बिहार की गतिविधियों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कल नीतीश बाबू के यहाँ इफ्तार की पार्टी थी, इफ्तार दावत में मुस्लिम संगठनों ने उसका बहिष्कार किया। आज लालू प्रसाद यादव के यहाँ शायद है, आप और अच्छी तरह से बताएंगे। और लेकिन क्या ये दावत ही या उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है पटना में, बिहार में? दावतें तो चल ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा राजनीति भी बहुत जोर हो रही है। और नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम बातें हैं वो चल ही रही है, उनकी तबीयत को लेकर के बात हो रही है। और ये अब लग गया है कि जो मुस्लिम संगठनों ने उनका जो है नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अब लोगों को लग गया है कि बीजेपी को रोकना जो है मुश्किल है। और अगर नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं हो पा रहे और नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उनकी पार्टी कहा जा रहा है कि
बीजेपी के कब्जे में एक तरीके से है, और अगर जीत करके आते हैं तो बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, अपने मुख्यमंत्री दे देंगे। ये मुस्लिम संगठनों में भी है, बाकी लोगों में भी ये डर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी में क्या होता है इसका खतरा बिहार में बहुत जोरदार है। रामनवमी में पिछले साल भी ड्रामा हुआ था, इस साल भी ड्रामा होगा। रामनवमी एक बड़ा मौका है उनके लिए, बीजेपी वालों के, और बहुत एग्रेसिव नोट पर बीजेपी वाले हैं। हालांकि उनके पास यहाँ नेता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नेता जो है बीजेपी का वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिहार में भी हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि इतना भरा गया है ना मीडिया के द्वारा कि लोग जो है भ्रमित हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। उनका उपचार किस तरह से, कौन हॉस्पिटल में होगा, कौन डॉक्टर होगा, ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात यह है कि जो एक क्रिएट किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ रही है, वो गलत बात है। कोई दूरी नहीं बढ़ रही है, और मीडिया में तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों को पता है, आरजेडी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है कि हमको मिलकर के लड़ना है। माले को भी पता है कि हमको मिलकर के लड़ना है। और जो कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस संगठन में जो उठापटक हुई है, जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव से कांग्रेस के नेता खुश है। मेरे कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, वो कांग्रेस के नेता खुश हैं और उनको लग रहा है कि बहुत कुछ बदला जा सकता है। और राहुल गांधी की जिस तरह की सक्रियता है, खबर आ रही है कि 7 तारीख को फिर वो पटना आ रहे हैं, 7 अप्रैल को। तो राहुल गांधी खुद लगातार ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में अपने आप को मजबूत किया जाए। और जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, उसको अलग तरीके से मीडिया पोर्ट्रे कर रहा होगा कि अब आरजेडी क्या अकेली लड़ेगी वगैरह वगैरह। लेकिन जो कांग्रेस ने कहा है कि हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, अगर मजबूत संगठन बनता है, कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, इससे आरजेडी को भी फायदा है। गठबंधन मजबूत होता है तो आरजेडी को भी फायदा है। और एक साफ साफ दिख रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है, उससे बहुत परेशान है वो लोग जो देश के संविधान को पसंद करते हैं, जो देश के संविधान को मानते हैं। और बीजेपी संविधान को नहीं मानती है, ये पुरानी बात भी है और नई बात भी है। जिस तरह से यहाँ मुंबई में जिस तरह से लोगों ने, सरकार में बैठे लोग अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर आप कानून व्यवस्था का क्या मतलब? सरकार के लोग, मुख्यमंत्री अगर ऊटपटांग बयान देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लोग अगर जाकर के तोड़फोड़ करेंगे, जो कॉमेडी के नाम पर जो हुआ उसको लेकर के, तो बाला साहब ठाकरे तो खुद बड़े उदाहरण हैं व्यंग्य के मामले। वो खुद जो है बनाते थे, कार्टून बनाते थे। बाला साहब ठाकरे फेमस है, वो कार्टूनिस्ट के तौर पे ज्यादा फेमस है। उनकी पत्रिका मार्मिक थी, उसमें आप जानेंगे तो वो सारी चीजें वही है। उनकी जो भाषा थी बाला साहब की, वो बड़ी भदेश भाषा भी थी और बड़ी ठोस भाषा थी, बड़ी एग्रेसिव भाषा थी। और वो कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल आम लोग करते हैं। जो कुणाल कामरा ने कहा है, बिल्कुल सही कहा हमारे प्रकाश भाई ने, कि किसी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, आपको खुद ही लग रहा है कि हमने ये सब किया है। तो इस सब को लेकर के जो महाराष्ट्र में कर रही है बीजेपी, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है मुझे कि अभी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनमें होड़ मची हुई है। सबसे बड़ा बदमाश मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? सबसे ज्यादा उत्तेजक भाषण कौन दे सकता है? सबसे ज्यादा ये जो है बाहुबली कौन है? सबसे बड़ा बाहुबली कौन है? वो आदित्यनाथ बाहुबली हैं, जो राकेश भाई के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मोहन यादव वो बाहुबली हैं, उधर भजन लाल शर्मा बाहुबली जी हैं, या ये बाहुबली? ये चल रहा है, ये होड़ मची हुई है। बिहार में भी होड़ है कि गिरिराज सिंह बाहुबली हैं, कि सम्राट चौधरी बाहुबली हैं, कि विजय सिन्हा बाहुबली है। तो ये बाहुबलियों की सरकार बन रही है। देश क्या बाहुबलियों से चलेगा? या देश चलेगा हमारा संविधान से चलेगा, या कोई भी कानून व्यवस्था से चलेगा? जी। तो ये जो कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है बिहार में भी मैसेज तो अच्छा नहीं जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के ये जो कन्हैया जी जो यात्रा पे निकले हुए हैं, मुझे लगता है उसका असर धीरे धीरे हो रहा है। शुरुआत में तो कहा गया कि वो बिहार में उनकी जमीन नहीं है, वो भूमिहार नेता हैं। एक भूमिहार को हटा करके दूसरे भूमिहार को लाया गया है। राजेश कुमार जो है दलित नेता हैं, चमार समाज से है, बड़ा वोट बैंक है। क्या वो सक्षम है कि पार्टी को जोड़ सके? लेकिन ये अभी शुरुआती ऑपरेशन हुआ, अभी और कई ऑपरेशन होने हैं। ये राहुल गांधी भी बोल चुके हैं और कांग्रेस के नेता भी यहाँ के बोल रहे हैं कि अभी ऑपरेशन और होना है। अभी पिछड़ों को जोड़ा जाना है, अति पिछड़ों को जोड़ा जाना है। और एक और खास बात है कि नए लोगों को ऐड किया जाना है।
जो पुराने जो लोग थे जो कहते थे कि पार्टी को मतलब आला कमान जो कह रहे हैं वो सेकेंडरी है, प्राइमरी वो है जो मैं कह रहा हूँ। और एक तरह से यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो पॉकेट संस्था बना लिया था कांग्रेस को, ये हमारी पॉकेट की संस्था, जो हम चाहेंगे करेंगे। कृष्णा अल्लावरू को लाया गया, कृष्णा अल्लावरू के सामने कई सारी चीजें हुई और मुझे लगता है वो मैसेज दिया होगा उन्होंने, इसलिए अचानक अखिलेश प्रसाद सिंह को बदला गया। लेकिन एक आक्रोश तो उन लोगों में है, हालांकि जिस जाति के हैं ये लोग, भूमिहार जाति बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन उनका सारा वोट बैंक तो बीजेपी के साथ। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है समावेशी राजनीति है, हम तमाम जातियों की राजनीति कर रहे हैं, संविधान की राजनीति कर रहे हैं, बिहार कैसे आगे बढ़े। तो पलायन रोको, नौकरी दो जो है, अब उसके बाद शिक्षा को उसमें बनाएंगे। शिक्षा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिहार में बहुत अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है और बिहार को अगर उठाना है तो शिक्षा व्यवस्था पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आज राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है कि आरएसएस के लोग हर जगह एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, नौकरी पाना मुश्किल होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है पूरे देश के लिए और बिहार के लिए। बिहार के लिए ज्यादा इसलिए है कि बिहार में एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एजुकेशन नहीं है तो करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है नहीं। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सिविल सर्विसेज में जाए, या डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने, या और दूसरी नौकरियां ले, या विदेश जाए। तो एजुकेशनल हब जो होना चाहिए पटना को या बिहार को, वो नहीं बन पाया। ये नीतीश कुमार की बड़ी कमजोरी भी मानी जा रही है और इसको कांग्रेस पार्टी कैसे मुद्दा बनाती है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। महाराष्ट्र की जहां तक मैं आखिरी बात करूं तो महाराष्ट्र में सब चरमरा गई है चीजें। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ने की कोशिश में है महाराष्ट्र। औरंगजेब को जिस तरह से खड़ा किया गया, औरंगजेब की कब्र को जिस तरह से खड़ा किया गया, नागपुर में जहां कभी दंगा नहीं हुआ वहां जिस तरह से दंगा कराया गया, और बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। बुलडोजर कहां से आया? बुलडोजर जो अभी कह रहे थे हमारे साथी कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश से आया है, अमलेंदु जी यही तो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर जो है चला, वो अब महाराष्ट्र भी आ गया। किसी का घर तोड़ देंगे, कहीं तोड़ मचा देंगे। लेकिन आप बताइए ये कि नेता किसी तरीके का बयान दे सकता है, नेता कुछ भी बोल सकता है। वो बोल सकता है कि हम कब्र को उखाड़ फेंकेंगे, जो औरंगजेब की कब्र है, वो बोल सकते हैं कि हम जो है तुम्हारा घर कहाँ है, तुमको हम खत्म कर देंगे, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गुंडे हैं। पुलिस व्यवस्था के साथ वो नहीं कर पा रहे, गुंडों का साथ ले रहे हैं। और जब कोई सरकार गुंडों का साथ ले तो समझ लीजिए कि ये अलार्म है समाज के लिए। महाराष्ट्र इस तरह का प्रदेश नहीं है। शिवसेना भी जब थी, शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, तो इस तरह की पार्टी नहीं थी कि इस तरह से चीजें हो जाया करती थी। उनमें जो है व्यंग को भी समझते थे। मुझे याद है, घटना सुना करके खत्म करता हूँ, एक फिल्म आई थी बॉम्बे, जिसमें कहा गया था कि जो टीनू आनंद ने रोल किया था उसमें बाला साहब ठाकरे का रोल किया था। तो मैं उस समय सामना में था, मैं मिलने गया था, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुमने बॉम्बे देखी? मैंने कहा मैंने नहीं देखी। बोला अच्छा इसलिए नहीं देखी होगी कि मेरा विलेन का रोल है। हमने कहा, कुछ बोला नहीं। इसके पहले उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो तुम लोग, हम विलेन वहां दिखाए गए हैं, लेकिन हम उस तरह से गोली से मारे नहीं जाएंगे। ये मजाक, तो उनका बड़ा अलग ह्यूमर था उनके पास। वो ह्यूमर जो है महाराष्ट्र से खो जाना, और जिस तरह से बीजेपी कर रही है, बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है बीजेपी। पहले इस तरह की पार्टी महाराष्ट्र में नहीं थी, वो मारपीट वाली पार्टी नहीं थी, वो उत्तेजक भाषा बोलने वाली पार्टी नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है बीजेपी में कि उसको जो है वो गुंडों की पार्टी बना दी, नेताओं की पार्टी नहीं रहे। पहले बीजेपी में सारे पढ़े लिखे संभ्रांत अच्छे लोग होते थे, जिनको सुन करके लगता था कि वाकई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो लगता है कि कोई नेता ही नहीं है बीजेपी में जिसकी बात 10 मिनट भी सुनी जाए, 5 मिनट भी सुनी जाए। मोदी जी का भी चला ये वीडियो, लोग बोलेंगे अरे भगाओ यार, किसको ले आए। तो इस तरह की स्थिति बन गई है देश में। अब ये देश इस गुंडई से कैसे उभरेगा, ये हम सबकी चिंता होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी। उस समय आपकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही थी और अब उम्मीद है कि दुरुस्त हो गई होगी आवाज़। हमारे बहुत सारे साथी लिखने लगे थे, लिख रहे थे। बड़े सेंसिटिव है हमारे साथी, हमारे दर्शक साथी जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं डॉक्टर साहब। एक हमारे मुरली भाई हैं, वो नाराज़ हो गए, बोले रोज़ रोज़ एक ही चेहरा दिखाते हो। मैं बोला भाई साहब आपको मैं लिखा, अभी उन्हीं से कमेंट चल रहा था, थोड़ा धनंजय जी की बातें, थोड़ी आप लोगों की बातें, और उनको भी थोड़ा यही बोल रहे हैं। मैं 62 साल का हूँ और मंगलसूत्र, भैंस, ये सारी बातें, खैर। लेकिन बात ये है, मैं किसी एक पर्सनल किसी एक पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं, चलिए रोज़ यही 6 लोग बैठते हैं,
आप समाचार, विचार, विश्लेषण इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको चेहरा पसंद नहीं है तो किसका चेहरा पसंद नहीं है बोल दीजिए, खुल के लिखिए ना कमेंट बॉक्स में कि नहीं डॉक्टर राकेश पाठक जी मुझे पसंद नहीं है, शकील जी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लिख दीजिए। कोशिश करूंगा कि उनको कहूंगा चेहरे पे कुछ और चेहरा लगा लीजिए जैसे मोदी जी लगा के आते हैं। तो लेकिन उनके विचार अगर पसंद नहीं हो, उनकी बातें पसंद नहीं हो, हमारे समाचार पसंद ना हो आपको, तो आप जितना लिखना है लिखिए, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन इतना याद रखिए दोस्तों कि इस देश में ऐसे विचारों का, ऐसे विश्लेषणों को आप तक पहुंचाने वाले अब बहुत कम बचे हैं। हम भी खोजते हैं कि रोज नए नए चेहरे हों, लेकिन शकील जी अगर रोज जाते हैं पार्लियामेंट, डीबी लाइव देशबंधु के वो अधिकृत करस्पॉन्डेंट के रूप में, सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में अगर वहां पहुंचते हैं तो वो तो सुनाएंगे ही कि वहां क्या चल रहा है। इसमें क्या बुराई है, मुरली जी या कोई भी, कृष्ण महोदय जी या राम जी, कोई भी। लेकिन ये जरूरी है, इस बात को समझिए। आप लोग नाराज मत होइए, आपको विश्लेषण पसंद ना आए तो कोई बात नहीं है। और ये अच्छा है कि आप लिखिए, कमेंट लिखिए आप, और आप जरूर ये बात लिखिए कि इसमें और क्या आप बदलना चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं देश में जो चल रहा है। राहुल गांधी उधर आज बहुत दिनों बाद सड़क पे दिखाई दिए, जंतर मंतर पर दिखाई दिए, लेकिन उनकी बातें 3-4 मिनट का भाषण, बहुत लंबा भाषण राहुल गांधी ने आज नहीं दिया, लेकिन वो 3-4 मिनट के भाषण को मैं इस प्रोग्राम में, अभी तक 1 घंटा 5 मिनट का प्रोग्राम हो चुका है और इस प्रोग्राम में 2 बार सुना चुका हूं। क्यों सुनाया? मैं राहुल गांधी की भक्ति कर रहा हूं क्या? नहीं, राहुल गांधी ने जो बात कही है वो इस देश के एक एक युवाओं को सुनना चाहिए, इसलिए सुना रहा हूं। या संविधान की बात जब आती है तो संविधान के मसले पर कैसे बीजेपी खुद घिरती है, और जब बीजेपी ने ही संविधान का राग छेड़ा है तो फिर चर्चा तो होगी ही। इसलिए कुणाल कामरा ने क्या गलत कह दिया, और अगर गलत कह भी दिया तो क्या इसका मतलब है कि आप तलवार लेकर निकल पड़ेंगे उनका गला काटने के लिए? या देश में कोई कानून व्यवस्था भी है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विश्लेषण जरूरी है। इन विश्लेषणों को सुनिए, ना कि ये कहिए कि नहीं जी ये चेहरा पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब आपका चेहरा अच्छा है आप अपनी बात जरूर रखिए। और सबसे बड़ी चीज डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहां बहुत जरूरी है कि संविधान का मामला और कैसे यहां अटक जाती है बीजेपी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक पहुंचे आप तक। अच्छी आवाज आ रही है अभी। हमारे जो सुधी दर्शक अपनी राय रख रहे थे उनको भी हम लोग सिर माथे लेते हैं। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम सब लोग, जितने लोग भी राजीव जी के साथ चर्चा में बैठते हैं, वे सब भी एक राय नहीं होते। हम लोग कई बार राजीव जी से असहमत होते हैं, राजीव जी कई बार हमसे असहमत होते हैं, शकील साहब और हमारे बीच में मतभिन्नता होती है। यही तो लोकतंत्र का आभूषण है। असहमति तो लोकतंत्र का आभूषण है। टीवी लाइव के मंच पर आपको एक से स्वर कभी नहीं सुनाई देंगे। धनंजय हो, डॉक्टर प्रकाश जी हो, अमलेंदु जी हो और हमारे बाकी साथी जो आते हैं, हम सब लोगों के बीच में मत भिन्नता भी रहती है। अब उसमें से सार गहना आपका काम है, हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं। हमने जो कहा है 100% मत मानिए, अपनी कसौटी पर उसे कसिए। बाकी राजीव जी ने ठीक कहा, हो सकता है हम लोगों में से किसी का चेहरा पसंद ना आता हो सकता है मैं कुछ डकैत वकैत जैसा दिखता हूं चंबल का, तो हमारे दर्शकों को असुविधा होती हो। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, कुणाल कामरा को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी की आज की पहलकदमी पर थोड़ा कुणाल को लेकर फिर से बात कर लें। कुणाल कामरा वो व्यक्ति है जिसने शायद शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा कॉमेडी राहुल गांधी की होगी। राहुल गांधी पर उनके इतने सारे शोज हैं, इतनी सारी उनकी कटाक्ष भरी हुई चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी के साथ वे भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले थे। जी। मुझे याद नहीं राहुल गांधी या कांग्रेस की निंदा आलोचना करने पर, उस पर निशाना साधने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा पर हमला किया हो। अगर वे ऐसा करेंगे तो हम इतनी ही दमदारी से उनका भी विरोध करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी सबके लिए है। मजेदार बात यह है कि हम लोग उस देश में रह रहे हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए। बहुत दिनों तक अगर उनके बारे में कोई कार्टून न छपता था तो वे कार्टूनिस्ट को फोन करके
शंकर से कहते थे बहुत दिन हो गए, क्या भूल गए हो, कुछ लिख बना नहीं रहे हो आजकल मेरे बारे में। एक दफा एक कार्टून में उन्होंने गधे के प्रतिरूप से नेहरू जी की तुलना कर दी। सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फोन करके कहा कि क्या तुम एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करोगे जी? अगर हाँ तो सीधे घर आ जाओ। ये बड़प्पन था हमारे देश में राजनेताओं का। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, खुद अटल बिहारी वाजपेयी, वे अपने पर किए गए व्यंग पर ठाके लगाते थे। लेकिन अब हमला हो रहा है, वो भी तब जब कोई व्यक्ति नाम नहीं ले रहा। तो उस कॉमेडियन ने किसी का नाम नहीं लिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उनके समर्थकों ने अपने हाथ से अपने नेता की नाक काट दी है। इति सिद्धम कर दिया कि कुणाल कामरा जिसे गद्दार कह रहे थे उसका नाम एकनाथ शिंदे। अब राहुल गांधी की चिंताओं की बात करें और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में आज जो कुछ कहा, देखिए राहुल गांधी बार बार इस देश के युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी युवा आबादी भारत में है, और अगर उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है और विपक्ष का एक नेता उसे याद दिला रहा है, विसिल ब्लोअर के रूप में, सचेतक के रूप में सीटी बजा रहा है, जागते रहो की आवाज लगा रहा है, तो इसमें विपक्ष को क्यों परेशान होना चाहिए? जब तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब यही काम उसके नेता किया करते थे। युवा जागे नहीं जागे अब उनकी जिम्मेदारी। इसलिए राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आपको चिंता करने की जरूरत है कि मैं बेरोजगारी पर बात करना चाहता था, सदन में मुझे करने नहीं दी गई। दूसरा सवाल आरक्षण को लेकर रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, सारे लोग आधी रोटी पर दाल लेकर भाग रहे। बिल्कुल शकील साहब ने स्पष्ट नीर शीर विवेक के साथ बता दिया कि वो आरक्षण क्या है जो कर्नाटक की सरकार ने दिया है। लेकिन कौआ कान ले गया, कान के पीछे भारतीय जनता पार्टी कौए के पीछे दौड़ी चली जा रही है। यहां हाथ लगाकर नहीं देख रही कि कान यथावत है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आज ये चुनौती देनी पड़ी कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। बाबा साहब ने आरक्षण संविधान के जरिए दिया है, संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। यहां हमारे दर्शक एक बार फिर याद कर लें, 2014 के 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 6 सांसदों ने या लोकसभा प्रत्याशियों ने 400 सीटें मिलने पर संविधान को बदलने की बात कही थी, डंके की चोट कही थी। तब चिंता नहीं हुई किसी को। संविधान पूरी तरह से बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार आलेख लिखकर कहते हैं कि संविधान बासी हो गया है, संविधान बासी हो गया है, इसे बदलने की जरूरत है। पूरी पार्टी और उनका समर्थक तंत्र आरक्षण का विरोधी है। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक कर लीजिए। जितने भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के, मोहन भागवत के, आरएसएस के समर्थक हैं, उनके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप देख लीजिए, दिन रात आरक्षण के खिलाफ आग उगली जाती है। तो इस देश को जागने की जरूरत है कि कौन आरक्षण का विरोधी है, कौन संविधान का विरोधी है, कौन अभिव्यक्ति की आजादी का विरोधी है, कौन लोगों की चिंता, रोजगार की चिंता, गरीबी की चिंता, शिक्षा की चिंता नहीं कर रहा, और कौन चिंता कर रहा है, और कौन इस देश के असली ताने बाने आइडिया ऑफ इंडिया का विरोधी है। कौन है जो भारतीय समाज की रगों में नफरत का जहर भर रहा। जिस दिन ये देश सचमुच में जाग जाएगा उस दिन उसे समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जरा आगे बढ़ें शकील जी, संसद में जरा वहां और भी समझना चाहता हूं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना वक्तव्य दिया उसके बाद क्या कुछ हुआ, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं थीं, बाहर क्या प्रतिक्रियाएं थीं? देखिए उसके बाद तो तत्काल जो है चेयरमैन ने सदन स्थगित कर दिया कल तक के लिए, और सत्ता पक्ष के लोगों ने, ट्रेजरी बेंच ने बहुत शोर मचाया ताकि खड़गे जी बोल नहीं पाए। लेकिन खड़गे जी ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात कही, और उनकी बात में जो खास बात थी कि तुम संविधान को तोड़ने वाले हो, नष्ट करने वाले हो,
और हम संविधान की रक्षा करने वाले हैं। जब तक हम हैं, कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। देखिए, वहां पे कांग्रेस के सारे सदस्यों ने, विपक्ष के दूसरे लोगों ने बड़ा स्पष्ट किया कि जिस 4% की ये बात कर रहे हैं वो 1994 से लागू है, वो आज का नहीं है। वो कर्नाटक में 1994 से लागू है। और इसको बीजेपी चूंकि अब सत्ता में नहीं है, और सत्ता में वापसी के लिए कर्नाटक में उसके पास एक यही रास्ता है कि हिंदू मुसलमान, तो इसलिए वो इसको इशू बना रही है। नहीं तो ये जो है पिछड़े वर्ग के लिए दिए जाने वाला आरक्षण है 4% का, जिसमें पिछड़े, उसमें लिखा हुआ है साथ साथ जो प्रस्ताव पास हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, इनके लिए, और वो रकम लिखी हुई है कि ये 1 करोड़ रुपए तक के ठेकों में ये लागू होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी की सारी राजनीति हिंदू मुसलमान पर केंद्रित है, उसके अलावा वो कोई राजनीति कर नहीं सकती है, वो हर जगह हिंदू मुसलमान ले आती है, तो इसलिए उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और वो इसी के जरिए जो है अब आगे अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहती है। दूसरी एक बात हम जरा बिहार के बारे में करना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। और ये बात वाकई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से वहां पे अपना इंचार्ज बदला और उसके बाद अध्यक्ष बदला, तो ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेस वहां अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। देखिए, ये टाइम जो है कांग्रेस अकेले लड़ेगी या आरजेडी अकेली लड़ेगी उसका नहीं है। इस टाइम जो बिहार में जो सबसे बड़ी चर्चा है या सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि नीतीश के लगातार कमजोर होने से जो उनका समर्थक वर्ग है, क्या वो उनके साथ रहेगा या कहां जाएगा। नीतीश को बहुत बड़ा वोट मुसलमान का मिलता था, नीतीश को बहुत बड़ा वोट अति पिछड़े का मिलता था, नीतीश को पिछड़े के एक भाग का वोट मिलता था। वो सारा वोट क्या बीजेपी के पास शिफ्ट हो सकता है? नहीं। नीतीश जितने ज्यादा कमजोर होंगे, बीजेपी सोच रही है कि नीतीश को इस रूप में जनता के सामने लाए, इससे नीतीश का जो है छवि खराब हो और उनको मुख्यमंत्री बदलने में आसानी हो। मगर बीजेपी ये भूल रही है कि इस तरह से नीतीश की खराब छवि करने से उनका समर्थक वर्ग जो है वो आरजेडी और कांग्रेस की तरफ जाएगा। बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय, और मुस्लिम समुदाय में उन्होंने एक विभाजन करके पसमानदा समुदाय अपने साथ ले लिया था नीतीश कुमार ने, वो सारा वर्ग जो है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाएगा। अति पिछड़ा, पिछड़े का एक हिस्सा जिसके वो खुद है कुर्मी समुदाय, वो दलित, राजेश कुमार को जो बनाया है, जो अपने नाम के साथ राजेश राम लिखते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि जगजीवन राम की याद आती है। सबसे बड़े हिंदुस्तान के जो दलित नेता हुए आज तक के, जगजीवन राम, राजेश राम, तो वो वोट जो है राजेश के आने से करीब 6% का वोट है वो, जो वहां पे जिनको रविदास कहते हैं बिहार में, और उत्तर प्रदेश में जिनको जाटव कहा जाता है, जाटव समुदाय है, दलितों का सबसे बड़ा समुदाय वही है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है। जैसे पिछड़ों में सबसे ज्यादा संख्या यादव की और फिर कुर्मी की है। तो वो जो है अब कांग्रेस के साथ आएगा। तो ऐसी स्थिति में न कांग्रेस न आरजेडी अलग अलग लड़ने का कोई प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये गलती करी तो दोनों को नुकसान होगा, लेकिन हमें लगता नहीं है कि दोनों ये गलती करने वाले हैं। धनंजय जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताया, वो वहां पे हैं और वो उसको समझते हैं, और यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है, कांग्रेस जो है ये गलती करने वाली नहीं है, वो अपनी ताकत बढ़ाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा में समाजवादी के साथ मिलकर लड़ी, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। कहा कांग्रेस को 1 सीट थी 2019 में, 1 सीट से 6 सीटें मिली, और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। तो ये जो है, ये वक्त जो है इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी समझ रहे हैं कि अलग अलग लड़ने का नहीं है। सबसे पहले जब तक वो मोदी जी को नहीं हटाएंगे, तब तक न तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करेगा और न ही उनके अच्छी तरह से चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनेंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उनका लक्ष्य है कि वो मोदी जी को कमजोर करना, और जब तक मोदी जी कमजोर नहीं होंगे, अगर वो अलग अलग लड़ेंगे, जैसे दिल्ली का उदाहरण है
तो बीजेपी दिल्ली में आके बैठ गई है। ना आपको कुछ मिला, ना कांग्रेस को कुछ मिला। कुछ लोग कहते थे कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हुई या नहीं हुई ये सबको मालूम है। इस तरह से अपने प्रमुख दुश्मन को सामने बिठा के आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। तो खैर, अब ये जो इसका मुद्दा है बिहार का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और कांग्रेस यहाँ पे इस तरह से, जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अकेले लड़ लो और ताकत आ जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस जाल में हमें नहीं लगता है कांग्रेस फंसेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है कि कांग्रेस ना इस जाल में फंसेगी कि अकेले लड़ो, और ना ही कांग्रेस को इस जाल में फंसना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में क्या अकेले लड़ना चाहिए या कांग्रेस को वहाँ गठबंधन, महागठबंधन जो है उसके साथ, यानी उसका साथी रहना चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं बिहार से हमारे साथी धनंजय जी, जल्दी से ये छोटा कमेंट, क्या अभी चूंकि आप बिहार में हैं, आपसे समझना चाहता हूं क्या कह रहे हैं लोग। कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल लिया, कांग्रेस वहां मेहनत कर रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने दम पर वहां सरकार बना सकती है? आज की तारीख में चुनौती पेश कर सकती है? अगर अलग हो जाती है तो अपने ही साथी दलों को, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को और वाम दलों को, उसके साथ साथ जेडीयू को, बीजेपी को, ऐसा दिखता है? या वहां जैसा कह रहे हैं शकील जी कि साथ साथ लड़ना चाहिए, महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए? देखिए, शकील भाई ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दोनों को मिलकर के ही लड़ना चाहिए, लेकिन दोनों का नुकसान होगा। ये तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, इवन कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमको अलग लड़ने की अभी जरूरत नहीं है, अभी हमको काम करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत साल से, देख लीजिए, एक और बात बताऊं कि 2017 के बाद राज्य की जो कमेटी है कांग्रेस की, वो भी नहीं ठीक से बनी। 2014 में जब अशोक चौधरी अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के, उसमें उन्होंने कमेटियां बनाई थी, राज्य की जो कमेटियां होती है। उसके बाद 17 तक वो रहे, उसके बाद से कई अध्यक्ष आए गए, लेकिन कमेटियां बदली नहीं। राजेश कुमार जिस समाज से आते हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे भगवाजा आजाद के टाइम में, और उनके पहले भी रहे दिलकेश्वर राम जी। तो जो कहा शकील भाई ने, ये भी सही कहा कि जो है, जो उनकी जाति है, जो रविदास यहाँ कहलाते हैं, वो चमार भी बोलते हैं खुद को। तो वो जो जाति है वो बड़ी संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दलितों में दो जाति बहुत बड़ी संख्या में है, एक पासवान है और एक जो है वो रविदास है। तो पासवान जी तो चिराग पासवान, और रविदास जी जो है, रविदास के कई और नेता हैं, जो प्रतिमा कुमारी हैं एक नेता जो विधायक हैं उसी समाज से, और कई विधायक हैं, 3-4 विधायक हैं, और बड़ा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब फिर जो है कि जो कांग्रेस क्या अलग लड़ेगी? कांग्रेस अलग नहीं लड़ रही है। यहाँ मुझे यहाँ जो नेताओं से बात हुई उसमें ये आ रहा है जी। और ये आ रहा है कि जो आरजेडी भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस अलग होकर के लड़े, और माले तो अपनी माले भी नहीं चाहती, और बिहार के लोग चाहते हैं कि बीजेपी से मुक्ति मिले। एक ये भी मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार हालांकि बीजेपी के लिए ढाल बने हुए हैं, जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के वोट बैंक का क्या होगा, वो किधर जाएंगे, ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता नीतीश कुमार के वोट बैंक के पास है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन एक और क्या हो जाता है कि जो ईबीसी ओबीसी जो वोट बैंक है, उसमें गैर यादव, देखिए यहाँ दो जातियां खास करके जो है, एक जो भूमिहार जाति है वो बीजेपी के साथ खड़ी है, और यादव जाति जो है वो आरजेडी के साथ खड़ी है। दोनों जातियों के साथ ओबीसी के बाकी लोग, ईबीसी के लोग कंफर्टेबल नहीं है। जहां भूमिहार बहुल इलाका है वहां पे परेशान रहते हैं लोग, और जहां यादव बहुल इलाका है वहां परेशान रहते हैं। तो वो दोनों से बचना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जो 20 साल की राजनीति की, उसमें यही बड़ी भूमिका रही। वो भूमिहार से जो बचना चाहते हैं वो नीतीश कुमार के साथ आते हैं, जो यादव से बचना चाहते हैं वो आते हैं नीतीश कुमार के साथ। अब कांग्रेस वो जमीन कैसे हासिल कर पाती है? कांग्रेस को सबका वोट चाहिए, तो कांग्रेस ये समन्वय कैसे स्थापित करती है? क्योंकि कांग्रेस के दौरान अगर 90 से पहले देखिए तो यादव भी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के जी, पासवान भी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री रहे, राजपूत भी मुख्यमंत्री रहे, भूमिहार भी मुख्यमंत्री रहे, हाँ कुर्मी नहीं रहे, कुशवाहा नहीं रहे, तो नीतीश कुमार उनके बदले आ गए। तो अब अभी जो फिलहाल जो स्थिति है कि कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति तो है, लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहे बीजेपी आ जाएगी तो भी हालत खराब होगी, अगर नीतीश कुमार नहीं रहे आरजेडी आगे आएगी तो पता नहीं क्या होगा। ये भय लोगों में है, और ये भय लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, कांग्रेस मजबूत हो, और नीतीश कुमार जिस जगह पे खड़े हैं वहां कांग्रेस पार्टी आकर के खड़ी हो जाए, ताकि एक
समन्वय वाली स्थिति बना सके, समावेशी राजनीति कर सके, ये उम्मीद है। राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी से लोगों को अपेक्षा है। और जो राजेश कुमार को बनाया गया, उसके बाद अलावा कुछ और लोगों को ऐड किया जाएगा, उसकी वजह यही है। और एक राजेश कुमार के बनाए जाने से एक जो है पॉजिटिव नोट गया है लोगों के भीतर, ये एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल। बिहार की सियासत, चूंकि बिहार में हैं अभी हमारे साथी धनंजय जी, इसलिए बिहार की सियासत को और नज़दीक से समझने की हम कोशिश कर रहे थे, और जिस पर पहले ऑलरेडी अपनी बात रख चुके थे शकील अख्तर जी। चलता हूं जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, संविधान का मामला बार बार उठता है और अब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि बीजेपी इस बात से और संविधान शब्द से शायद बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन एक मुद्दा बनाने की कोशिश वो कर रही है। और खासकर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ कुछ मुद्दा मिल जाए, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या इधर 3 ही राज्य हैं अभी कांग्रेस के हाथ में पूर्ण रूप से, और तीसरा है हिमाचल प्रदेश, लेकिन मुद्दा मिल नहीं रहा है। ऐसे में जो आज संसद में हुआ, इसको लेकर आपकी टिप्पणी? बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे को लेकर वापस एक वर्ग को केंद्रीकृत किया जाए, उस पर सेंट्रलाइज किया जाए। और संविधान एक ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी जितनी बार संविधान शब्द कहेगी उतनी बार लोग बाबा साहब आंबेडकर को याद करेंगे और राहुल गांधी को याद करेंगे, जो संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर चलते हैं। तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीजेपी संविधान का नाम नहीं ले सकती। बीजेपी शिव कुमार के नाम पर आपत्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि पहले भी बीजेपी ऐसा काम कर चुकी है, उसके अंजाम देख चुकी है। अब बीजेपी एक ऐसा भस्मासुर कहें या क्या कहें, वो जो बात कहती है उसका उल्टा हो जाता है। अब वो अपने सिर पर हाथ रखने जा रही है तो उसे परेशानी होने वाली है। तो बीजेपी बड़ी मुसीबतों में फंसी हुई है, और बीजेपी उसका कोई असर, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज रही है, लेकिन मिलने वाला नहीं है। फिलहाल इतना। जी बिल्कुल। बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और अगर तगड़ा प्रहार हो, तगड़ा जैसे राहुल गांधी आज कर रहे थे, और इस ढंग से चौतरफा अगर बीजेपी को घेरा जाए तो शायद बीजेपी टूट जाएगी, ये तय मानिए आप। लेकिन इन सबके बीच आज जेपी नड्डा और मोदी जी की बैठक हुई। जेपी नड्डा पहुंचे थे उस बैठक में, जो आरएसएस की बैठक हुई। मैं कल कह रहा था कि वहाँ नहीं पहुँचे वो, लेकिन खबर ये मिली है कि वो पहुँचे थे, बेंगलुरु गए थे। लेकिन बेंगलुरु में जेपी नड्डा और आरएसएस के बीच क्या बातचीत हुई, गुफ्तगू क्या हुई, वो आज जानकारी दे रहे थे नरेंद्र मोदी को जेपी नड्डा। और 30 तारीख को नरेंद्र मोदी, अभी तक खबर यही है, 1-to-1 एक दूसरे से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। इन दोनों की मुलाकात के बाद बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा शायद ये निकल के बाहर आए। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के अंदर जो मंथन ही नहीं बल्कि एक बड़ा टकराव की स्थिति है, और वो टकराव शायद आने वाले समय में आपको और बढ़ते हुए दिखाई दे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी में तीसरा कोई दिखाई नहीं देता, और अगर ये थोड़ा भी कमजोर हुए तो बीजेपी टूटेगी। आगे देखिए और क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू कब तक साथ रहेंगे। कल नीतीश बाबू को उनकी जो पार्टी थी इफ्तार दावत, उसमें मुस्लिम संगठनों ने आईना दिखा दिया है। अब नीतीश बाबू को देखना है कि उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनकी पॉलिटिक्स आगे कैसे बढ़ेगी, ये सब कुछ देखेंगे हम। तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, और इस चर्चा में हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसा है जो भी खबर है वो आप तक हम पहुंचा दें। दिन भर की उन तमाम बड़ी खबरों को आप तक हम रखें, ताकि इस चर्चा में विश्लेषण भी मिले, समाचार भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी।